सेठ चंपकलाल के घर एक दिन चोरी हो जाती है। उस समय सेठ चंपकलाल के घर में टोटल 10 नौकर काम कर रहे थे। चंपकलाल को उन सभी पर शक होता है और इसलिए वो डिटेक्टिव जे को केस सॉल्व करने के लिए बुला लेता है। डिटेक्टिव जे तुरंत वहाँ पहुँचता है और घर में मौजूद सभी 10 नौकरों से बात करता है। बात करके उसे कुछ भी नहीं मिल पाता है और किसी की भी बात पर शक नहीं होता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी। इधर आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सेठ चंपकलाल डिटेक्टिव जे को सीसीटीवी रूम में ले जाता है और फुटेज दिखाता है। आज पूरे दिन की फुटेज गायब थी। यहाँ भी जी डिटेक्टिव जे को कुछ नहीं मिल पाता। चोर बहुत चालाक है, उसने सारी फुटेज डिलीट कर दी। जहाँ से सामान चोरी हुआ है मुझे वो जगह देखनी है। अब यहाँ तो कुछ मिला नहीं, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। सेठ चंपकलाल डिटेक्टिव जे को उस कमरे में ले जाता है जहाँ चोरी हुई थी। वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। ये क्या, यहाँ भी कोई सुराग नहीं है। चोर उम्मीदों से भी बहुत चालाक है, वो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है। तभी चंपक सेठ का एक नौकर उसके पास आता है। उसने अपना मुंह पूरी तरह से ढका हुआ था। उसने कहा, मैं जानता हूँ चोरी किसने की है, पर मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता। वो मुझे जान से मार डालेगा। पर मैं आपको एक क्लू दे सकता हूँ जिससे आप समझ सकते हो कि चोर कौन है। मैं 9 सितंबर को मुंबई जाऊंगा और 10 अक्टूबर को वापस आ जाऊंगा। इसके बाद मैं 11 नवंबर को अपने मामा के घर जाऊंगा और लगभग 6 महीने बाद 4 अप्रैल को वापस आऊंगा। अरे लेकिन प्लान चेंज करूंगा और 3 मार्च को वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। सेठ चंपकलाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो गहरी सोच में डूब गया कि उसका नौकर क्या कहकर चला गया। वो क्या कहकर गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मेरे तो सब सर से उतर गया। क्या तुम्हारी समझ में आया डिटेक्टिव जे? डिटेक्टिव जे भी सोच में गुम था। वो क्लू को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वैसे जब तक डिटेक्टिव जे क्लू जोड़ रहा है, क्या आप तब तक क्लू जोड़कर बता सकते हैं कि वो नौकर क्या कहना चाहता था? सोचिए और बताइए। डिटेक्टिव जे समझ गया। उसने सेठ चंपकलाल को बताया, सर तारीखों से उससे कुछ मतलब नहीं है, सारा कनेक्शन मंथ से है। आप मुझे उन लोगों की लिस्ट दिखा सकते हैं जो आपके यहाँ काम करते हैं? सेठ चंपकलाल ने डिटेक्टिव जे को सभी वर्करों के नाम की लिस्ट दी और वो देखते ही समझ गया कि चोर कौन है। उसने सारे कनेक्शन मिलाए। उसने सारे महीनों के पहले वर्ड्स उठाए, जैसे सितंबर का S, अक्टूबर का O, नवंबर का N, अप्रैल का A और मार्च का M। इन सभी को जोड़ने पर क्या बना? SONAM, सोनम। यानी कि चोरी सोनम नौकरानी ने की है। डिटेक्टिव जे ने उसे पकड़ लिया और उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। डिटेक्टिव जे सॉल्व द केस। गगनपुर नाम छोटे से गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक छोटी सी बेकरी चलाती थी। वो बहुत मेहनत करके अच्छी क्वालिटी की चीजें बनाया करती थी और अपना घर का खर्चा चलाया करती थी। उसकी बेकरी के डार्क चॉकलेट लोगों को बहुत पसंद थे, जिसके लिए वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। बच्चे हो या बड़े, सभी पीलू की बहुत तारीफ करते थे। उसकी दुकान के सामने कालू कव्वे की भी बेकरी थी। वो पीलू से बहुत जलता था क्योंकि उसकी दुकान की चॉकलेट नहीं बिकती थी। चॉकलेट ले लो चॉकलेट, त्योहारों के लिए चॉकलेट, बच्चों के लिए चॉकलेट। तो टिल्लू वहाँ आता है। कालू भैया, ऐसे कैसे बेकरी का चॉकलेट बेच रहे हो? लगता है आजकल काम धंधा चल नहीं रहा है। ये सुनकर कालू बहुत गुस्सा करता है। टिल्लू पीलू की दुकान जाकर घर की पार्टी के लिए डार्क चॉकलेट ले जाता है। ये लो टिल्लू भैया, डार्क चॉकलेट का आपका स्पेशल ऑर्डर। कालू दुखी होता है और सोच में पड़ जाता है। इस पीलू को गरीब करने का तरीका सोचना होगा, नहीं तो ये मुझे गरीब कर देगी। मुझे तो अमीर बनना है। ऐसा सोचकर कालू रात के टाइम जंगल के एक कोने में जाता है और वहाँ से एक काले पौधे को लेकर आता है। घर में आकर वो अपनी चॉकलेट में उसको मिलाता है। अगले दिन से कालू मिलावटी चॉकलेट बेचने लगता है। वो अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा देता है, इंटरनेशनल चॉकलेट। चॉकलेट ले लो चॉकलेट, इंटरनेशनल चॉकलेट। एक बार खाओगे तो पीलू की डार्क चॉकलेट भूल जाओगे। तो टिल्लू वहाँ आता है। अरे कालू भैया, तुम कहाँ से इंटरनेशनल चॉकलेट ले आए? मैं अमीरों के खानदान का हूँ। मेरे जीजा जी ने भेजा है अफ्रीका से। एक बार खा के तो देखो टिल्लू भाई। ठीक है,
एक दो, नहीं अच्छा लगा तो पैसे नहीं दूंगा। कालू टिल्लू को उसकी मिलावटी चॉकलेट देता है और टिल्लू उसे और चॉकलेट खरीद कर खा जाता है। अरे वाह कालू भाई, क्या चॉकलेट है, सच में इंटरनेशनल क्वालिटी की है, महंगी है पर बहुत ही टेस्टी है। अब मैं तुम्हारी ही दुकान के चॉकलेट खरीदूंगा। और जल्दी ही पीलू को नुकसान होना शुरू हो जाता है। उसकी दुकान में ग्राहक नहीं आते थे। सभी को कालू इंटरनेशनल चॉकलेट ही अच्छी लग रही थी। वो पीलू के पास दुकान बंद करने के टाइम आ जाता है। पीलू, तुम कहो तो मैं अपने अफ्रीका के जीजाजी के जंगल तुम्हारी नौकरी लगवा दूं। मैं तो बर्बाद ही हो गई हूँ। ये अचानक से कालू का कौन सा जीजाजी पैदा हो गया विदेश में जो ऐसे चॉकलेट भेज रहा है। एक दिन पीलो बहन, क्या बात है, आप आजकल बेकरी के लिए ऑर्डर नहीं कर रहे हो? क्या बताऊं टिल्लू भैया, कालू की इंटरनेशनल चॉकलेट के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके पास इंटरनेशनल चॉकलेट कहाँ से आ गई? पीलू उसे सब बात बताती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। तुम फिक्र मत करो पीलू बहन, मैं स्विट्जरलैंड से तुम्हारे लिए सफेद चॉकलेट इंपोर्ट करूँगा। उसमें जरूरी विटामिन भी होते हैं। अगर तुम उससे चॉकलेट बना सको तो तुम्हारी दुकान बंद होने से बच भी जाएगी। पीलू तैयार हो गई और फिर टिल्लू उसको सफेद चॉकलेट सप्लाई करने लगता है। पीलू उसे सफेद चॉकलेट बना लेती है और उसे अपनी सहेली सुंदरी को टेस्ट कराती है। बहन, ये नई स्विट्जरलैंड सफेद चॉकलेट है, तुम जरा इसे टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बनी है। वाह बहन, ये तो लाजवाब सफेद चॉकलेट है। मैंने तो कभी सुना भी नहीं था कि ऐसी भी सफेद चॉकलेट होती है। और फिर पीलू अपनी दुकान में सफेद चॉकलेट्स बेचने लगती है। उसकी दुकान में बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है क्योंकि किसी ने सफेद चॉकलेट नहीं देखी थी। जल्दी ही पूरे सफेद चॉकलेट्स बिक जाते हैं। इसके बाद से पीलू टिल्लू को सफेद चॉकलेट का ऑर्डर देने लगी। पीलू अपने चॉकलेट्स को बहुत कम दाम में बेचती थी। कालू कौवे की दुकान अब भी ठीक चलती थी, लेकिन वो पीलू से बहुत जलता था। तो कालू कौवा ऐसे सोचता है, मैं तुम्हारी सफेद चॉकलेट की भी काट निकाल लूंगा, तुम कोई भी रंग की बना लो। बहन पीलो, तुम इस कालू बदमाश पर नजर रखना। उस रात पीलू अपनी दुकान बंद करके जा रही थी। तभी उसे कालू छुप छुप कर जंगल में उड़ता हुआ नजर आता है। अरे कालू इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है? ये जरूर कुछ गड़बड़ करता है। पीलू कालू का पीछा करती है और देखती है कि वो जहरीले पौधों को लेकर जा रहा है। और फिर पीलू कालू का पीछा करती है। पीछा करते करते उसके घर में जाती है। कालू उस पाउडर को डार्क चॉकलेट में मिलाता है। पीलू तुरंत ही जाबाज इंस्पेक्टर के पास जाती है। इंस्पेक्टर साहब, कालू अपनी डार्क चॉकलेट में नशा मिलाता है जिससे लोगों को उसकी आदत लग रही है। जाबाज ये सुनकर बहुत गुस्सा करता है। मेरे इलाके में भी सभी को कालू की डार्क चॉकलेट की लत लग गई है। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा, उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम यहाँ आकर बहुत अच्छा की पीलू। फिर इंस्पेक्टर जाबाज अपने हवालदारों के साथ कालू के घर जाता है और कालू के घर की तलाशी लेता है। उसको वहाँ जहरीले काला पौधों का पाउडर मिल जाता है। जाबाज से कालू बहुत डर जाता है और सब कबूल लेता है। सभी पक्षी कालू की बहुत पिटाई करते हैं, फिर उसे जेल हो जाती है। इस तरह से पीलू अपनी ईमानदारी के कारण जंगल में अकेली सफेद और डार्क चॉकलेट बेचने वाली चिड़िया रह जाती है और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। बेलापुर जंगल में इस बार भयंकर गर्मी पड़ रही थी। सभी जंगल के पक्षी एक डाल पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर पीलू चिड़िया पहुँचती है। अरे तुम सभी यहाँ पर बैठकर क्या बातें कर रहे हो? एक पक्षी कहता है। अरे पीलू चिड़िया, तुम यहाँ कब आई? कालू कहता है। तुम तो इतनी पिद्दी हो कि किसी को दिखाई ही नहीं दी। तो पीलू उससे कहती है, तुम ज्यादा घमंडी मत बनो। इतना घमंडी होना ठीक नहीं है कालू। तुम मेरी पिद्दी होने की मजाक उड़ा रहे हो। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। ये कहते हुए पीलू चिड़िया कालू को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है। कालू उसको थोड़ी दूर तक छटाता है। दूसरे पक्षी कहते हैं, हाँ पीलू चिड़िया, उसको छोड़ना मत आज। सभी पक्षी कालू और पीलू का झगड़ा देखकर मजे लेते हैं। गुस्से में कालू घर आ जाता है। उसकी टेबल के ऊपर एक कैंची रखी रहती है। उस कैंची को देखकर वो कहता है, सारे पक्षी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैं उन पक्षियों को सबक सिखा कर रहूंगा।
मैं इनके साथ वो करूँगा जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कालू उस कैंची को थोड़ी देर देखता है और उसे उठा के वहाँ से चला जाता है। वो चुपचाप पीलू चिड़िया की घर जाता है। उस समय पीलू आराम से सो रही थी। कालू चुपचाप पीलू के पास पहुँचता है और उसके पर काट देता है। हाँ, बहुत मेरे से चालाकी कर रही थी पिद्दी चिड़िया, अब मजा आएगा। अब मैंने इसको उड़ने के काबिल नहीं छोड़ा। कालू पीलू चिड़िया की पर को छुपा कर घर लाता है और उसे एक जगह रख देता है। अगली सुबह जब पीलू उठती है तो वो देखती है कि उसके पंख कटे हुए हैं। वो रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, ये क्या, कल तक तो मेरे पंख सही सलामत थे। लगता है सोते समय किसी ने मेरे पंख काट लिए। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में तो मैं उड़ भी नहीं सकती। पीलू रोने लगती है। अगली रात कालू कौवा हरिया के घर जाता है और उसके भी पंख काट लेता है। इस तरह कालू उन सभी पक्षियों की पर काट देता है जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। कालू अपने घर में रखे हुए उन पंखों को देखकर कहता है, बड़े चले थे मेरी हंसी उड़ाने, इनको तो अब मैंने उड़ने लायक ही नहीं छोड़ा है। इनके पर काटकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है। सभी पक्षी एक दूसरे से कहते हैं, अरे भाई साहब, आपने सुना क्या? कोई रात को आकर पक्षियों के पर काट रहा है। हाँ, ऐसी खबर तो मैंने भी सुनी है। कोई लगता है इन पक्षियों से बदला ले रहा है। खैर चलो, हमें इन पक्षियों की मदद करनी चाहिए। बिना पंख के ये लोग उड़ भी नहीं सकते। चलो इन पक्षियों के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। इस तरह बात कर कर वो पक्षियाँ पीलू चिड़िया के घर जाते हैं। अरे पीलू चिड़िया, ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई? ये लो भोजन, इसे खा लो। पीलू रोते हुए कहती है, पता नहीं मुझसे किसकी क्या दुश्मनी थी, मेरे पंख ही काट दिए। अरे अरे रो मत पीलू, चिंता मत करो, कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे नए पंख आ जाएंगे। इस तरह वो दोनों पक्षी परकटे पक्षियों के घर जाते हैं और उनको भोजन देते हैं। उनकी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। ये दोनों पक्षी कालू के घर भी जाते हैं और देखते हैं कि कालू उन कटे हुए परों के साथ खेल रहा है। अरे ये क्या कालू, तुम्हारे पास उन पक्षियों के पर कैसे आए? इसका मतलब तुमने ही उनके पर काटे हैं। ये तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए अब तुझे सजा मिलेगी। तो कालू कहता है, अरे वो सब पक्षी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने उनके पर काट दिए। मैंने ये सब गुस्से में आके किया, मुझे माफ कर दो। ठीक है कालू, इस बार मैं तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार से तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुझे कड़ी सी कड़ी सजा दिलवाऊंगा। तुझे अभी चलकर उन सभी पक्षियों से माफी मांगनी होगी। फिर कालू पहले पीलू के घर जाता है। ऐसे कालू एक एक करके सभी पक्षियों के घर जाता है, फिर उनसे माफी मांगता है। फिर बड़े बुजुर्गों के कहने पर वे पक्षियाँ कालू को माफ कर देते हैं। उन सभी पक्षियों को थोड़े दिनों के बाद पंख आ जाते हैं और वे सब मिलजुल कर रहने लगते हैं।